लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की क्लास में हम स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेट करेंगे। किसी कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर वे कंपाउंड होते हैं जिनमें प्रकाशिक समावयवता भी उपस्थित होती है और ज्यामितीय समावयवता भी उपस्थित होती है। अब अभी तक हमने बात की थी कि किसी कंपाउंड में कितने ज्यामितीय समावयव हो सकते हैं या कितने प्रकाशिक समावयव भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कितने स्टीरियो आइसोमर होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कैलकुलेट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl और CH3। अब इस कंपाउंड में हम देखें तो ये एक डबल बॉन्ड है जो यहां पर Gi शो कर रहा है और यहां पर एक कायरल सेंटर है जो यहां पर OI शो करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है, सिस ट्रांस या EZ, और यहां पर D और L, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवियोरोटेटरी। तो टोटल कितने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनाएगा, और दोनों को मिलाकर करें तो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बनाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के कंपाउंडों में हमें सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर कैलकुलेट करने होते हैं, शॉर्ट में SGC बोल देता हूं मैं। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होते हैं ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर होते क्या हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर में उन लोकेशंस को बोलता हूं यहां पर जो कि Gi और OI शो करेंगे। तो देखो जैसे इसमें बात करें तो एक तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है जो Gi के थ्रू बनेगा और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है जो OI के थ्रू बनेगा। तो इस कंपाउंड में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर उपस्थित हैं। तो स्टेरियोजेनिक सेंटर एक पॉइंट है, एक एरिया है, एक लोकेशंस है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड विच शो Gi क्या होगा, स्टेरियोजेनिक सेंटर होगा। ठीक है, या फिर कायरल सेंटर जो कि OI शो करेगा, जो वो क्या होगा, स्टेरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब किसी कंपाउंड में स्टेरियोजेनिक सेंटर कैलकुलेट करते हैं हम, जिसकी सहायता से हम स्टेरियो आइसोमर टोटल कितने होंगे उसको बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो किसी कंपाउंड में कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि एक ऑड एलिन्स है। अब ऑड एलिन्स में टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं और एक ही प्लेन में आने के कारण इसमें प्लेनर हो जाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो इसमें होगा नहीं। अब बात करते हैं A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D। तो ये समान दूरी पर है तो सिस और ट्रांस दो बना सकते हैं, EZ सिस ट्रांस। तो इसका मतलब ये Gi शो करेगा और इसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर केवल एक ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक डबल बॉन्ड है और ये दोनों अलग अलग है, A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D। तो ये Gi शो करेगा, तो स्टेरियोजेनिक सेंटर इसमें कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कार्बन एटम को चेक करते हैं, Br Cl H और CH3। चारों लोकेशंस डिफरेंट है, यानी कि चारों वैलेंसी अलग अलग मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई हो रही है। तो ये कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाने के कारण एक इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड को यदि यहां से कट कर दें हम तो इसमें एक POS लग रही है और POS लगने के कारण ये जो कंपाउंड है, एक्चुअली ये ओवरलैप नहीं करेंगे आपस में, POS इस तरह से लग रही है यहां पर। तो POS लगने के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो दर्शाएगा नहीं, लेकिन ये दोनों क्लोरीन पास पास है। यदि मैं इस क्लोरीन को
ऊपर ले जाऊं और इसको ले जाऊं तो ये इसका ट्रांस रूप बन जाएगा, और इस सिचुएशन में पीओएस होगी नहीं, तो यहाँ पर ये जीआई तो शो कर लेगा, और जीआई शो करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेरोजेनिक सेंटर किसकी वजह से आ रहा है, ज्यामितीय समअवयवता की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो ये स्टेरोजेनिक सेंटर इसमें कितना हो जाएगा, 1, और किसकी वजह से होगा वो स्टेरोजेनिक सेंटर, जीआई की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये बाइफिनाइल सिस्टम है, और बाइफिनाइल सिस्टम होने के कारण ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और जब बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं तो दो रिंगों में से एक रिंग जो यूं है वो यूं परपेंडिकुलर हो जाएगी, और रिंग यदि परपेंडिकुलर हो जाएगी तो प्लेन का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा। तो स्टेरोजेनिक सेंटर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, किसके कारण, प्रकाशिक समअवयवता के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। अब ये दो कायरल सेंटर यहां पर अवेलेबल हैं, तो एक तो इसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाई जाएगी और एक इसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाई जाएगी, तो यहां पर स्टेरोजेनिक सेंटर जो है वो 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक कायरल सेंटर तो ये है, एक कायरल सेंटर ये है, और इसके अलावा यदि आपको ध्यान हो तो रिंग में एक H और एक ग्रुप और एक CH3 और एक H, तो सिस और ट्रांस भी दर्शा सकता है ये, तो रिंग के कारण भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। लेकिन यदि रिंग के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बनाया जाए तो इस सिचुएशन में एक स्टेरोजेनिक सेंटर आएगा, और यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पर देखे जाएं तो इसमें 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं। तो कभी किसी कंपाउंड में यदि जीआई भी हो उसी में और उसी में ओआई भी हो, तो इस सिचुएशन में स्टेरोजेनिक सेंटर हम उसको मानेंगे जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्टेरोजेनिक सेंटर आ रहे हों। अब किस वजह से स्टेरोजेनिक सेंटर ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से ज्यादा आ रहे हैं, ना कि जीआई की वजह से। तो हम n की वैल्यू कितनी मानेंगे, यहां पर 2। n क्या है, n का मतलब है स्टेरोजेनिक सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए तो ये भी इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप, तो सीधा यहां से क्या लग जाएगा, पीओएस लग जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो यहां पर है नहीं है। अब केवल रिंग की वजह से यहां पर जीआई बनेगा, एक H और यहां पर भी H है, तो क्या क्या बन जाएंगे इसके, सिस और ट्रांस, इजेड। तो इस वजह से यहां पर स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे, केवल एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण पीओएस लग गई है, तो इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी यदि नहीं है तो इस वजह से स्टेरोजेनिक सेंटर यहां पर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहां पर E1 क्यूमुलिन है एक, या एलिन्स है, और E1 में हम जानते हैं जीआई तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में होंगे और ये वाले ग्रुप कहां चले जाएंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा, इन द प्लेन। अब इस सिचुएशन में यहां पर कोई A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो इस सिचुएशन में यहां पर A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो इस सिचुएशन में OI लग जाएगा, और इस वजह से ये स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे, इसमें 1 ही रह जाएगा। इसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो यही एग्जांपल हो गया, A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और ये वाला इन द प्लेन आ जाएगा, और स्टेरोजेनिक सेंटर यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से किसी कंपाउंड में हम स्टेरोजेनिक सेंटर निकाल सकते हैं, और एक बार यदि हम किसी कंपाउंड में स्टेरोजेनिक सेंटर निकाल लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना बहुत सरल हो जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, या फिर इनको एक तरह से ट्रिक भी बोल सकते हो आप, कि इन ट्रिकों की सहायता से या फॉर्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी से किसी कंपाउंड में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखो, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है कोई मेरे पास जिसमें सममिति नहीं है, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए 2 की पावर n यूज में लिया जाता है। और मैं पहले बता दिया n क्या होता है, वो एरिया, पॉइंट या लोकेशंस हैं जो कि या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो स्टेरोजेनिक सेंटर को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, n बोलूंगा। अब यदि मेरे पास अनसिमेट्रिक की जगह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक आ जाए, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए हम 2 कंडीशंस लेते हैं, एक तो E1
वहां पर इवन नंबर में स्टेरोजेनिक सेंटर उपस्थित हो और एक ऑड नंबर में स्टेरोजेनिक सेंटर उपस्थित हो। तो यदि इवन नंबर में सम संख्या में स्टेरोजेनिक सेंटर है वहां पर, तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1 ये फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। और यदि ऑड नंबर में मेरे पास है स्टेरोजेनिक सेंटर, तो इस सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं मिडिल में जाऊंगा, बीचों बीच कंपाउंड के, और मिडिल में जाने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, मिडिल में चला गया और मिडिल वाले को देखूंगा। सिमेट्रिक का मतलब मिडिल से इधर वाला और इधर वाला पार्ट कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच जाएंगे। और बीचों बीच जाने पर क्या होगा कि यदि कंपाउंड में बीचों बीच वाली पोजीशन जो है स्टेरोजेनिक सेंटर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो फॉर्मूला यूज में करेंगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2। और यदि बीच वाली पोजीशन प्रकाशिक समावयवता दर्शा रही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो वहां पर फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की सहायता से हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है, या फिर ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो देखो, सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6, अब मैं देखो इधर की साइड तो डबल बॉन्ड आ रहा है और उधर कहीं कुछ डबल बॉन्ड है नहीं, तो सबसे पहली बात ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और यदि ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे हम, 2 की पावर n। तो सबसे पहले स्टेरोजेनिक सेंटर यूज में लेते हैं। देखो, ये इधर CH3 और H और इधर ये पूरा मॉलिक्यूल और H, तो ये यहां से एक GI शो करेगा और ये एक कायरल सेंटर है। तो स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे यहां पर, 2 और 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये क्या बनाएगा आपके 2 की पावर n फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। अब कौन कौन से 4 हो सकते हैं, तो देखो ये जो है ये वाला क्या हो सकता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है, और उसके संग ये सिस हो सकता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्रांस हो सकता है। दूसरी बात, ये लीवियोरोटेटरी हो तो सिस हो सकता है, और लीवियोरोटेटरी हो और ये ट्रांस हो सकता है। तो इस तरह से 4 बनेंगे, या फिर RS से भी कर सकते हो कि ये R, एक R और दूसरा वाला क्या हो जाए सिस, या फिर ये वाला R ही रहे, दूसरा क्या हो जाए ट्रांस। ठीक है, 2 स्थितियां बन गई। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि ये S हो और ये वाला क्या हो जाए सिस, और ये S हो, ये क्या हो सकता है ट्रांस। तो इस तरह से 4 क्या बन सकते हैं, यहां पर स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये CH3H, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसको चेक करते हैं, इधर से ये ग्रुप, इधर से ये ग्रुप H और Cl, तो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और कहीं से सम्मिति नहीं लग रही है, 2 बराबर भागों में इसको नहीं काटा जा सकता है। आप एक काम किया करो सिमेट्री चेक करने के लिए, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है उसे लास्ट में से पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ, जहां तक वो सेम आता जाए वहां तक वो आगे बढ़ते जाओ आप, और जहां पर भी वो डिफरेंस आ जाए तो समझ जाना वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैं यहां से चलता हूं, ये कार्बन ये कार्बन, अब मैं जैसे ही आया आगे कार्बन कार्बन, अब डबल बॉन्ड नहीं, यहां डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिक है। जहां तक बिल्कुल समान चलता रहे वो मॉलिक्यूल सिमेट्री दर्शाता है, और जहां पर भी यदि डिफरेंस आ गया वहां पर उसमें सिमेट्री नहीं होती है। तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हुआ, तो अनसिमेट्रिक में 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 दर्शाएगा ये। ठीक है, अब हम बार बार गिनेंगे नहीं कि सिस ट्रांस होगा या R के संग S होगा, S के संग R होगा, क्योंकि इनको गिनने में काफी टाइम लगेगा। हमसे ये नहीं पूछेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, केवल ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। ठीक है, हाँ इन क्वेश्चनों में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि कम है, गिने जा सकते हैं, गिनने को तो इसमें भी गिन सकते हैं ऐसी। देखो इसको चेक करते हैं। सबसे पहली बात, ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ये यहां पर कायरल सेंटर हो जाएगा, और ये यहां पर आपका GI हो जाएगा। तो n की वैल्यू यानी स्टेरोजेनिक सेंटर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3। अब आप ये भी कहोगे कि रिंग के कारण भी बनेगा एक स्टेरोजेनिक सेंटर, क्योंकि रिंग भी क्या दर्शाती है, रिंग भी GI शो करती है। अब GI शो तो करेगी रिंग, लेकिन एक सिचुएशन ये है कि यदि हमने रिंग को GI के माध्यम से लिया तो यहां पर n की वैल्यू रिंग की 1 ही होगी, और कायरल सेंटर की वजह से ले रहे हैं तो 2 आ रही है n की वैल्यू स्टेरोजेनिक सेंटर, तो हम वो वैल्यू लेते हैं जिसकी वजह से स्टेरोजेनिक सेंटर की वैल्यू ज्यादा आए।
तो हम रिंग में कायरल सेंटर की वजह से एन गिनेंगे। तो ये भी ऑड है क्योंकि यहां से चेक करो इधर रिंग है, इधर रिंग ही नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक हो गया, और अनसिमेट्रिक हो गया तो 2 की पावर 3 यानी कि ये भी कितने बनाएगा, 8 स्टीरियो आइसोमर का निर्माण करेगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर में जीआई भी आ जाता है और ओआई भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी, इसमें भी कहीं से भी सिमेट्री नहीं लग रही है इस कंपाउंड में। चेक करते हैं, एक कायरल सेंटर ये हो जाएगा, एक कायरल सेंटर इसमें ये है, एक कायरल सेंटर इसमें ये हो जाएगा। यहां से देखो एक ग्रुप ये, दूसरा ये, तीसरा ये पूरा, और एक हाइड्रोजन, और एक कायरल सेंटर यहां पर ये हो जाएगा। अब देखो ये कायरल सेंटर यहां पर हो चुके हैं। अब कायरल सेंटर कितने यहां पर 4, और ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 स्टीरियो आइसोमर का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो देखो CH3 सेम, CH सेम, ऊपर इस पर क्लोरीन है, ऊपर OH है, तो यहां पर सेम नहीं है मॉलिक्यूल, तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो यहां पर भी 2 की पावर n फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कायरल सेंटर 1, ये GI शो करेगा, और ये इसमें कायरल सेंटर, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 क्या हो जाएगा, ये स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो एक यहां से GI शो करेगा, दूसरा ये कायरल सेंटर हो जाएगा, तीसरा ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। अच्छा, अब रिंग की बात करते हैं। क्या रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से ये GI शो करेगा। तो आपको यदि याद हो तो हमने पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासों में कि 8 मेंबर्ड रिंग यदि है तो वहां पर GI होने की संभावना होती है, लेकिन यदि 6 मेंबर्ड या उससे छोटी रिंग है तो वहां पर GI की संभावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो 6 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड आ रहा है तो GI तो शो करेगा नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3, और अनसिमेट्रिक है 2 की पावर 3 यानी कि 8 क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। चलो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। CH3 सेम, CH सेम, यहाँ OH, यहाँ पर Br, तो ये भी अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और लगभग कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हो चुका है सेम, बस यहाँ पर Cl और यहाँ पर Br आ चुका है, तो ये भी 2 की पावर 3 यानी कि 8 स्टीरियो आइसोमर आपके बना देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कायरल सेंटर ये हो जाएगा, दूसरा कायरल सेंटर ये हो जाएगा, तीसरा कायरल सेंटर आपका ये हो जाएगा, और चौथा यहां से क्या दर्शाएगा, ये GI शो करेगा। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है 2 की पावर 4 यानी कि 16 क्या दर्शाएगा आपके स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। ठीक है, कायरल सेंटर लास्ट की क्लासों में बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक तो ये GI शो करेगा, इधर से 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो ये टर्मिनल कार्बन जो होंगे वो सेम प्लेन में आ जाएंगे, और सेम प्लेन में आ जाएंगे तो ये OI शो करेगा, यहां से सॉरी GI शो करेगा। तो एक स्टेरोजेनिक सेंटर तो ये हो जाएगा, और एक स्टेरोजेनिक सेंटर यहां पर ये हो जाएगा। तो इसमें 2 स्टेरोजेनिक सेंटर हैं, और कंपाउंड कैसा है अनसिमेट्रिक, और अनसिमेट्रिक होने के कारण यहां पर लग जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 क्या बना देगा, ये स्टीरियो आइसोमर का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक तो ये GI शो करेगा और ये OI शो करेगा, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर क्या लगा हुआ है H, और यहां पर भी H, और यहां पर भी H है, और यहां पर भी H है। तो इस कारण इसमें तो प्लेन लग जाएगा, POS लग जाएगा, तो ये OI तो शो करेगा नहीं। तो यहां पर स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हैं, केवल 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि केवल 2 ही क्या दर्शाएगा, ये स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, या तो सिस ट्रांस या Z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू हैं, तो ये एलिन्स हो गया, और इस एलिन्स के कारण अब यहां से देखो ये वाले तो क्या हो जाएंगे आउट ऑफ प्लेन, और ये हो जाएगा इन द प्लेन, और यहां से एक H, और ये तो GI तो ये शो करेगा नहीं, ये तो क्या दर्शाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहां से देखते हैं तो ये एक कायरल सेंटर हो चुका है, और ये वाला भी एक कायरल सेंटर हो चुका है, और कंपाउंड कैसा है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक होने के कारण 2 की पावर 3 1 2 3,
तो ये 8 क्या दर्शा देगा, स्टीरियो आइसोमर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 2 3 डबल बॉन्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करते हैं। देखो यहां से कार्बन कार्बन, फिर कार्बन फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये पूरा कंपाउंड दोनों साइड से देखने पर हमें क्या दिखाई दिया कि पूरा का पूरा कंपाउंड सिमेट्री से भरा हुआ है, यानी ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। अब सिमेट्रिक कंपाउंड तो है, सिमेट्रिक में दो सिचुएशन है, इवन और ऑड। अब यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड मेरा कैसा है, ये कंपाउंड में 1 2 3 यानी कि 3 स्टेरोजेनिक सेंटर यहां पर उपस्थित हैं। तो 3 स्टेरोजेनिक सेंटर यहां पर उपस्थित होने के कारण स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे इसमें, 3। तो ये किस श्रेणी में आ गया, ऑड वाली श्रेणी में। और ऑड में आ गया तो मिडिल में जाओ, तो मिडिल मेरा कहां पर है, ये वाला पार्ट मेरा मिडिल हो गया, क्योंकि यहां से इधर और यहां से इधर क्या है, सेम। तो अब बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड का किसका करेक्टर होगा, जीआई का। अब जीआई शो करेगा तो इसमें फॉर्मूला ये वाला यूज में हम लेंगे। तो इसमें इस फॉर्मूले को यूज लेंगे तो 2 की पावर 3, एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1/2। तो 2 की पावर 2/2 यानी कि 1 हो गया ये, और 2 की पावर 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 8, माइनस ये कितना हो जाएगा 2। तो 6 टोटल क्या बनाएगा, ये आपके ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर बनाएगा। अब ऐसा क्या हुआ यहां पर कि यदि ये अनसिमेट्रिक होता तो वैल्यू आती हमारी 8, और अब ये सिमेट्रिक हो गया तो वैल्यू रह गई 6। तो ये 2 कहां गए, तो याद करो जब किसी कंपाउंड में सिमेट्री आ जाती है तो वहां पर मीसो कंपाउंड भी बन जाते हैं, और ये मीसो कंपाउंड जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव होने के कारण वो वैल्यू हमने यहां से घटा दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर जो वैल्यू घटाई है वो इनएक्टिव कंपाउंडों की घटाई है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके कितने रह जाएंगे, 6 ही रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो देखो सी सी, इधर से भी कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन, यहां से कार्बन कार्बन जिस पर OH लगा है, तो यानी कि सिमेट्रिक कंपाउंड है। और सिमेट्रिक कंपाउंड है तो मिडिल में जाओ, मिडिल में जाने पर मेरे पास क्या आ रहा है, कायरल सेंटर आ रहा है। कायरल सेंटर किसका करेक्टरिस्टिक है, ऑप्टिकल आइसोमर का, और ऑप्टिकल आइसोमर का करेक्टर है, तो इसका मतलब यहां पर ये फॉर्मूला यूज में लेंगे हम, और स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे यहां पर 3, 1 2 और ये 3। अब इस सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये 4 क्या बना देगा, आपके स्टीरियो आइसोमर का निर्माण कर देगा। ठीक है, अब कैसे स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, तो देखो ध्यान से, इस कंपाउंड में यदि हम ध्यान से देखें तो आपको ध्यान से देखना है कि ये वाला कंपाउंड कायरल तब ही होगा जब ये इधर वाला सिस और ये भी यदि सिस हो, तो ये कायरल हो ही नहीं सकता, दोनों सेम हो गए, क्यों। ठीक है, ये वाला ट्रांस और ये वाला भी ट्रांस हुआ तो ये कायरल हो नहीं सकता। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्यूडो कायरल बताया था, वही एग्जांपल है ये। ठीक है, अब ये सिस हो और ये ट्रांस हो तो ये कायरल हो जाएगा, और ये सिस हो और ये ट्रांस हो तो ये कायरल हो जाएगा, और फिर उनके साथ ये R और S। अब एक बार ये सिस, ये ट्रांस, ये R, ठीक है, और एक बार ये S इसी पोजीशन में। अब उल्टा कर लो, ये ट्रांस, ये सिस, ये वाला R, और इसी पोजीशन में ये वाला सिस, S। तो इस तरह से 4 क्या बना सकता है, ये ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं कि पहला कंपाउंड इसमें से क्या बना दे, यहां पर पहला कंपाउंड ये वाला क्या बना है सिस, दूसरा वाला इधर से क्या रहे ट्रांस, और ये हो जाए R। अब ये वाला सिस रहे, ये वाला ट्रांस ही रहे, और ये हो जाए S। अब सिचुएशन उल्टा कर दो, इस वाले को कर दो ट्रांस, ये रहे आपका R, और ये हो जाए सिस। अब इसको ट्रांस रहने दो, इसको सिस रहने दो, और ये हो जाए S। तो इस तरह से 4 स्टीरियो आइसोमर का निर्माण ये कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं, 14 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आप, यहां से देखते हैं CH3Cl H, तो एक कायरल सेंटर ये हो जाएगा, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखें हम, तो
C पर Cl Cl और इधर Cl। तो ये एक सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है, और सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है तो मिडल से देखते हैं 1 2 3 ऑड नंबर में आ चुके हैं। तो मिडल में जाने पर हमें क्या मिल रहा है, कायरल सेंटर यानी कि OI वाला केस है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि ये भी कितने दर्शाएगा, 4 स्टीरियो आइसोमर बनाएगा। सेम ही एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, 1 2 3 4। अब इसमें देखो ध्यान से, ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, एक साइड ही OH है, दूसरी साइड है नहीं है। तो एक तो ये GI शो करेगा, एक आपका ये कायरल सेंटर ये GI शो करेगा, पर ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन पर 1 और 1 2 वैलेंसी है, तो 2 क्या बचे, हाइड्रोजन, और यदि 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर इस सिचुएशन में ये GI नहीं बनाएगा। तो N की वैल्यू यानी स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने आएंगे, 3, और ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड है 2 की पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर POS लग रही है, सॉरी बीच में से लगाओ। अब देखो ये एक कायरल सेंटर है और ये एक कायरल सेंटर यहां पर है। अब कायरल सेंटर तो ये है, तो सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है क्योंकि यहां से मैंने सिमेट्री लगा दी, दोनों साइड से बराबर कंपाउंड है आपका ये। अब देखो ध्यान से, सिमेट्रिक कंपाउंड है तो मिडिल में जाए अपन, मिडिल में जाने पर यहां से तो दिखाई दे नहीं रहा कि मिडिल में क्या है मेरे पास, तो ये केस कौन सा हो जाएगा मेरे पास, इवन नंबर वाला। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर होते मेरे पास यदि कायरल सेंटर या N की वैल्यू, तो मैं मिडिल को चेक करता। यहां पर 2 ही कायरल सेंटर है मेरे पास और 2 ही कायरल सेंटर है, तो ये इवन वाला केस हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे हम, 2 की पावर N प्लस 2 की पावर N/2 अपॉन वो माइनस 1। तो 2 की पावर N यानी कि 2 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1। तो 2 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 मतलब 1, और ये हो गई 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनाएगा, 3। अब 3 कौन से होंगे, तो देखो एक तो ये सिस पोजीशन में है CH3 एक बार ये ट्रांस में आ जाए तो ट्रांस के तो क्या बन जाएंगे, एनेंशियोमर। और सिस वाला जो है इसी पोजीशन में यदि मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं इसको, देखो ध्यान से, उसी केस को मैं लेता हूं यहां पर, इस तरह से ले लेते हैं हम। देखो एक मेरे पास इस पोजीशन में ले लेता हूं मैं इनको, CH3 H और H, ठीक है। और दूसरा इसका क्या बन जाएगा, आप देखोगे ध्यान से, ट्रांस CH3H और H और CH3। अब मैं इससे यहां पर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं इसके, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये H और CH3 और इसके यदि मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी मेरे पास, यहां से ये आ जाएगा H पास में और यहां से CH3, और ये वाला दूर है तो इधर CH3 और इधर H। अब ये दोनों तो आपस में क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर, ठीक है। और ये आपस में यहां से POS लग रही है इनमें, तो ये कहलाएंगे मीसो, और मीसो ये होते हैं आइडेंटिकल, तो इसको तो एक ही गिना जाएगा और ये 2 हो जाएंगे, तो 2 तो ये और 1 ये, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने निकल के आते हैं यहां पर मेरे पास, 3। ठीक, क्वेश्चन है मेरे पास कि C5H10 एक मॉलिक्यूल है जिसके जितने भी हो सके उतने पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर मेरे को कैलकुलेट करने हैं। तो ये कंपाउंड कितने साइक्लिक आइसोमर बनाएगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंपाउंड का DU निकालते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU निकालने के बाद क्या करोगे आप, इसकी ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर कैलकुलेट करोगे, और जब ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी निकल जाएंगी तो उसके बाद आप यहां से निकालोगे ऑल पॉसिबल GI और देन OI, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले DU कैलकुलेट करना है। DU कैलकुलेट करने के बाद पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालनी है, जितनी भी वो चक्रीय संरचना बनाता हो। उसके बाद हम ज्यामिति समवयवता निकालेंगे उसकी, और फिर उसके बाद यदि कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शा रहा होगा तो वो निकालेंगे। तो देखो DU निकालने का कारण क्या है,
कि यदि मेरे पास एक डबल बॉन्ड आया, मतलब DU1 आया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकती है। 2 DU आया तो 2 DU से मेरे को ये पता चल जाएगा या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड है या उसमें 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या एक डबल बॉन्ड है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब मेरे को तो ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर उसकी बना लेनी है। तो देखो सबसे पहले मैं DU कैलकुलेट करता हूं। तो DU निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2C+2 माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2। देखो दोगुने कार्बन कर दो तो 5 कार्बन है तो 10 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन 10 माइनस हेलोजन, कंपाउंड में हेलोजन तो कोई है नहीं, प्लस नाइट्रोजन, कोई नाइट्रोजन भी नहीं है, अपॉन 2। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 आया। 1 DU का मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक क्या हो सकती है, साइक्लिक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब मेरे को डबल बॉन्ड से तो कोई लेना देना है नहीं है, मेरे को लेना देना है किससे, साइक्लिक रिंग से। तो साइक्लिक रिंग अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 कार्बन है तो एक साइक्लिक रिंग तो मैं 5 कार्बन की बना दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग बना दूं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग बना दूं। 3 से कम की साइक्लिक रिंग बन नहीं सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग, दूसरी पॉसिबिलिटी 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग। अब इस 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग पर देखो चारों कार्बन सेम है, तो एक मेरे को कार्बन और लगाना है, मैं किसी पर भी लगा सकता हूं। तीसरी 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग। अब मेरे पास 2 कार्बन और शेष बचे, तो उनमें मैं एक तो इस तरह से लगा सकता हूं 2 कार्बन, एक मैं इस तरह से लगा सकता हूं और एक मैं इस तरह से भी लगा सकता हूं। अब यहां लगाओ यहां लगाओ, ये तो बात एक ही होगी। इसके अलावा क्या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर की और कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ना तो OI दर्शाएगा ना GI दर्शाएगा, क्यों, POS लग रही है और सभी पर CH2 है, तो दर्शाने का कोई सवाल ही नहीं। ये वाला भी ज्यामिति समवयवता नहीं दर्शाएगा, ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। सेम इसकी कंडीशन ये है और सेम ही ये कंपाउंड है मेरे पास। तो ये 4 तो ऐसे आ चुके हैं 4 स्ट्रक्चर्स कि ना तो GI शो करेंगे ना OI शो करेंगे। अब बात करते हैं इसकी। तो ये जो कंपाउंड है इसको कुछ मैं इस तरह से लिखता हूं आपके आगे, H CH3 और CH3। इसका एक रूप तो ये बन सकता है और इसका एक रूप बन सकता है ट्रांस CH3 CH3 H और H। 2 पॉसिबिलिटी है, ये GI शो करेगा। अब GI शो करेगा तो इसका मैं बनाता हूं मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज बनाने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, H CH3 CH3। और इसकी भी यदि मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी मिरर इमेज मेरे पास क्या आ जाएगी, तो ये CH3 दूर है तो ये मेरे को दूर ही दिखाई देगा, ये H पास है तो ये पास दिखाई देगा, यहां से H और यहां से क्या हो जाएगा CH। अब ध्यान से देखना यह है मेरे को कि यहां से एक POS लग रही है और सेम इसमें भी लगेगी। और POS यदि लगती है तो सेम नेचर कायरल सेंटर हो चुके हैं। देखो HCH3 समान प्रकृति का कायरल सेंटर है, POS भी लग रही है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा मेरा मीसो और ये भी क्या होगा फिर मीसो। और मीसो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। ठीक है, और ये वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर। अब ये एनेंशियोमर होंगे तो इनको तो 2 ही काउंट किया जाएगा और इसको केवल 1 काउंट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में अब बने कितने, तो 1 2 3 4, और इसको ये ना लेकर इसके मैंने दोनों आइसोमर बना दिए, और दोनों आइसोमर बना दिए तो इसमें से जो सिस वाला होगा वो 1 ही काउंट किया जाएगा, तो वो मीसो है, और मीसो है तो उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होगी, और इसके दोनों काउंट किए जाएंगे, तो 2 3 4 5 6 7।
ये टोटल नंबर ऑफ साइकिल स्ट्रक्चर कितनी बनाएगा, 7 बनाएगा, जिसमें से 5 तो क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं और 3 क्या हो जाएंगे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं। अब ये मत करना 5 और 3 8, इसको डबल बार काउंट नहीं करेंगे, तो 7 स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये शो कर देगा। स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने के बाद अब अपन बात करते हैं कि 2 प्रॉपर्टियां होती हैं, एक तो होता है कायरल एटम और एक होता है कायरल मॉलिक्यूल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों एक ही बात होती है? तो देखो चेक करते हैं। एक तो मैं बात करता हूं कायरल एटम की और एक मैं बात करता हूं कायरल मॉलिक्यूल की। अब कायरल एटम जो होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, CH3 Br OH और Cl। अब इस कंपाउंड में यदि चारों वैलेंसी जो मेरे पास हैं, वो चारों वैलेंसी यदि डिफरेंट मॉलिक्यूल से अटैच हैं, अलग अलग वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से यदि अटैच हैं, चारों संयोजकता पूरी हो रही है, तो वो एटम क्या कहलाता है, कायरल एटम कहलाता है। जरूर नहीं है वो कार्बन ही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कायरल एटम होगा। जैसे और बात करें नाइट्रोजन, एक इस पर मैं लोन पेयर ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन लगा दूं, ड्यूटीरियम लगा दूं, ट्राइटियम लगा दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कायरल एटम हो जाएगा या कायरल सेंटर हो जाएगा। ये भी इसमें क्या है, कायरल सेंटर होगा। एक और बात करते हैं, CH3 H Cl Cl और H, इसमें ये वाला एटम कायरल सेंटर है और ये वाला एटम भी क्या है, कायरल सेंटर है। लेकिन यदि इस कंपाउंड की बात करूं मैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन ये कंपाउंड, इसमें एक पीओएस लग रही है यहां से, और पीओएस लगने के कारण ये मीसो हो जाएगा और मीसो होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी की जगह ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा ये कंपाउंड। जबकि कायरल मॉलिक्यूल को अपन बात करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल जैसे इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से उतारूं, देखना आप ध्यान से, 1 मिनट। एग्जांपल देखने के बाद आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से एक बार समझें। इसी एग्जांपल को मैं दोबारा ले लेता हूं और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं देखो, ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसमें ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसमें भी कायरल सेंटर 2 हैं, पर पीओएस लगने के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और ये एक एलिन्स है, और इस एलिन्स में ये आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन हो गई, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब ध्यान से समझना एक बात कि कायरल एटम यदि कोई है मेरे पास, तो कायरल एटम क्या होता है, एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई होती हैं या डिफरेंट एटम से ऑक्यूपाई होती हैं, तो वो कायरल एटम कहलाता है। और कायरल एटम एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव शो कर सकती है या दर्शा सकती है। यानी कि कायरल एटम उपस्थित होने के बाद कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखें तो कायरल सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन यहीं पर देखें हम तो कायरल सेंटर 2 हैं, फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो कायरल मॉलिक्यूल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा ही दर्शाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, अब इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है। ये ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शा रहा, तो इसको मैं कायरल ही बोलूंगा, कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन इसकी बात करूं तो मैं इसको अकायरल मॉलिक्यूल बोलूंगा। अब इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, देखो ध्यान से, ये एलिन्स है, बाइफिनाइल्स है, स्पाइरो कंपाउंड है, जिनमें कोई कायरल सेंटर मान के चलो नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल एक प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करती है, दर्शाती है।
जबकि कायरल सेंटर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शा सकती हो। कायरल सेंटर की उपस्थिति में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। अब यदि सिंगल कार्बन की भी बात करें हम, तो सिंगल कार्बन में वो यदि रैसेमिक मिश्रण बना देगा तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो बस दो ही लाइन हमको समझनी है अच्छी तरह से। ये कायरल एटम होने पर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल के रूप में है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा ही दर्शाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर। देखो, डीएल नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझ लेनी है कि एक तो होता है मेरे पास स्मॉल डी और स्मॉल एल, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियोरोटेटरी, और एक होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल। इन दोनों ही नोमेनक्लेचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, टॉपिक बाद में, सबसे पहले यही बात है कि स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल का आपस में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। ग्लिसरैल्डिहाइड कंपाउंड के सापेक्ष जो ओरिएंटेशन होता है उसके आधार पर किसी कंपाउंड को कैपिटल डी और कैपिटल एल नाम दिया जाता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कंपाउंड को देखकर हम उसके ओरिएंटेशन को बता सकते हैं। जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होते हैं वो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक और वामावर्त ध्रुवन घूर्णक होते हैं। ये ध्रुवनमापी द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं और इनको ये एक प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकल के थ्रू ही इनको बताया जा सकता है कि वो स्मॉल डी स्मॉल एल होगा या नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल डी को प्लस रूप या डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी कहते हैं और एल को माइनस या लिवियोरोटेटरी भी बोलते हैं। और कैपिटल डी और कैपिटल एल एक अलग प्रकार की नोमेनक्लेचर है, आपस में इनका किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी बात कि कैपिटल डी और कैपिटल एल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स, इन दो कंपाउंडों के किए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड ये दोनों ही आपके अलग से चैप्टर है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम नामकरण कैसे किया जाता है उसकी बात यहां पर अपन करते हैं। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो देखो, सबसे पहली बात कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ये जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये अलग से चैप्टर है हमारा, वहां पर हम डिटेल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH2 COH H और CH2OH, और एक मैंने इसकी मिरर इमेज ले ली, CHO C, इधर H ले लेता हूं, इधर OH ले लेता हूं, इधर CH2OH ले लेता हूं। अब इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि ये मेरे पास कायरल सेंटर है और ये भी मेरे पास क्या है, कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर में यदि हम ध्यान से देखें तो कायरल सेंटर पर जो OH ग्रुप लगा हुआ होता है वो यदि लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, सॉरी इसमें तो राइट साइड में लगा हुआ हो तो उसे हम कैपिटल डी नाम देंगे, और यदि वो OH लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो उसे हम कैपिटल एल नाम देंगे। तो ये मेरे पास कैपिटल डी और ये कैपिटल एल। अब कार्बोहाइड्रेट है तो क्या इसका नाम है, ये तो हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल एक प्रॉपर्टी होती है जो कायरल सेंटर पर लगे हुए OH ग्रुप के आधार पर दी जाती है। जैसे इसकी जगह मान के चलो एग्जांपल ये होता मेरे पास मान के चलो मेरे पास ये कंपाउंड होता, तो इस कंपाउंड में देखें तो ये भी मेरे पास कायरल सेंटर है और ये भी मेरे पास कायरल सेंटर है, और इधर से ये भी कायरल सेंटर और ये भी मेरे पास कायरल सेंटर।
तो अब इसमें किस कायरल सेंटर को चेक करके हम पता करें कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा। तो देखो अंतिम कायरल सेंटर जो होता है ये वाला अंतिम कायरल सेंटर को चेक करके हमें बताना है कि वो कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा। तो ये वाला अंतिम कायरल सेंटर है मेरा और इसमें OH ग्रुप किधर लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो इसको मैं एल नाम दूंगा। और ये मेरा अंतिम कायरल सेंटर है, इसमें OH ग्रुप किधर लगा हुआ है राइट साइड में, तो मैं इसको कैपिटल डी नाम दूंगा। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष दिए गए नाम थे और इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि लास्ट कायरल सेंटर पर OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है तो वो कैपिटल डी होगा और लास्ट कायरल सेंटर पर यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो वो कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं कि आपको पहचानना है उसमें कि वो डी होगा या एल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर में OH ग्रुप नीचे दे रखा है, तो अब इसका कैसे पता लगाएं कि ये कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा। तो हमें इस बात का पता है कि यदि मैं इवन एक्सचेंज करता हूं 2 4 6 8 बार कंपाउंड को एक्सचेंज करता हूं तो आइडेंटिकल प्राप्त होता है और ऑड एक्सचेंज करता हूं तो वो जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है। तो देखो मैं इसको 2 बार एक्सचेंज कर देता हूं, ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके थे। इस कंपाउंड को मैं एक बार यहां से एक्सचेंज कर दूं, ठीक है। सिंगल टाइम एक्सचेंज करने पर इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो फिर जैसे ही ये मेरे पास यहां पर एक्सचेंज होकर आ जाएगा तो ये कंपाउंड मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, CHO इधर H इधर OH, यहां पर मेरे पास कौन आ जाएगा OH, नीचे चला जाएगा CH2OH और ये H। लेकिन ये सही नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कंपाउंड की नेचर चेंज कर दी। मान के चलो ये R था तो ये मैं S कर चुका हूं और मेरे को कंपाउंड को एज इट इज पोजीशन में ही बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को एक बार और एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब की बार मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास OH यहां आ चुका था इसको मैं यहां पर एक्सचेंज करूं। ये तो कर मत देना, नहीं तो वो एज इट इज पोजीशन ही आ जाएगी। तो अब इसको मैं यहां एक्सचेंज कर देता हूं। तो जैसे ही मैं एक्सचेंज करूंगा तो ये OH यहां आ जाएगा और H यहां चला जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा OH और यहां हो जाएगा H। तो कितनी बार एक्सचेंज कर दिया मैंने, 2 बार। और 2 बार एक्सचेंज करने का मतलब अब OH किस साइड में आया मेरे पास, लेफ्ट साइड में, तो ये L होगा। ठीक है, तो इस नोमेनक्लेचर क्या देंगे इसको, L। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अब OH तो मेरा कहां पर लगा हुआ है, राइट में ही लगा हुआ है, लेकिन CH2OH कहां पर है, लेफ्ट में लगा हुआ है। और CH2OH जब लेफ्ट में लगा हुआ है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये एग्जैक्ट फिशर फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली फिशर फॉर्मूला जब बनाए जाते हैं तो उसमें हमको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि कार्बन एटम जो है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो कि वर्टिकल लाइन पर ही आए सभी के सभी कार्बन, और जो OH OH अन्य ग्रुप हैं वो हॉरिजॉन्टल पर आए। तो ये कार्बन एटम क्या हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है और हमें ये वर्टिकल पर ही लेके आना है। तो मेरे पास एक ही समाधान है, मैं इसका 2 बार क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं। और 2 बार एक्सचेंज होने पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही प्राप्त होता है, उसका रोटेशन चेंज नहीं होता है। तो मैं 1 टाइम एक्सचेंज तो क्या करता हूं, इसको यहां पर ले जाता हूं। जैसे ही मैं इसको यहां पर ले जाऊंगा तो ध्यान देना कि ये ग्रुप तो कहां पर पहुंच जाएगा, नीचे। नीचे तो आ जाएगा कौन, CH2OH, और यहां पर कौन चला जाएगा मेरे पास, H। ये तो हुआ 1 टाइम एक्सचेंज। अब 2 टाइम एक्सचेंज, अब मैं इसको तो दोबारा कर नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये वाला चेंज करना पड़ेगा। तो H को मैं इधर ले जाऊंगा तो OH इधर आ जाएगा। अब फिर से मेरे पास OH 2 टाइम एक्सचेंज में क्या हुआ था, यहीं पर आ गया है। तो ये मेरे पास कौन सी आया दोबारा से, L। यदि लेफ्ट साइड में आए तो L और राइट साइड में आ जाए तो D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमैन प्रोजेक्शन में दे रखा है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को भी आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर ही ऊपर क्या आ जाएगा, CHO, CH2OH कहां चला जाएगा, नीचे। अब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में और राइट में जो राइट में। फर्स्ट कार्बन पर H लेफ्ट में है और OH राइट में। सेकंड कार्बन पर OH लेफ्ट में है और H राइट में। और OH यदि लेफ्ट में आता है तो उस रोटेशन को मैं क्या दूंगा, L। ठीक है, न्यूमैन की जगह शॉहॉर्स भी दिया जा सकता है, तो शॉहॉर्स को भी फिशर में कन्वर्ट करना आप पे आता है, पिछली क्लासों में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
ऊपर ही ऊपर मैं क्या लिख लूंगा CHO, ये कहां चला जाएगा नीचे CH2OH। अब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, राइट में है वो राइट में, जो लेफ्ट में है लेफ्ट में और राइट में जो राइट में। किधर आया लास्ट कायरल सेंटर पर OH राइट में आ रहा है तो ये डीकॉन्फिगरेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बड़े सिंपल है डी और एल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि मान के चलो इसमें एक और कायरल सेंटर होता, एक और कार्बन होता मान के चलो, और इसमें ये ग्रुप चलो कुछ भी होते, इसको मैं डार्क कर देता, तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करता नीचे की ओर लाता तो अब ये कार्बन मिडल में आता मेरे पास। एक्चुअली ये कुछ पोजीशन इस तरह से हो जाती, ये कार्बन और नीचे एक और कार्बन, इस पर कोई ग्रुप लगे हुए होते वो